नमस्कार। आज हम अपने इस स्वर शास्त्र के कोर्स में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक नॉर्मली जो हम ज़िंदगी जीते हैं, उसमें हमारी साँस का रोल क्या होता है? हमारे नॉर्मल जो बिहेवियर्स होते हैं, उनका रोल क्या होता है? साइकोलॉजिकली अगर समझें, तो सपोज़ कीजिए कि जब हम खुश होते हैं या आप फ़ील भी करके देख सकते हैं कि जब आप खुश हैं, ठीक है? तो महसूस करना कि आप अंदर से थोड़े से कहीं न कहीं अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे, विस्तार होता हुआ। आप लगातार ये महसूस करेंगे कि आपकी जो ऑरा है वो फैल रही है। कहीं न कहीं आप अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे होते हो, ठीक है? लेकिन सेम टाइम पे यदि कोई व्यक्ति आपको दुखी करता है या आप सच में ही दुखी होते हो किसी न किसी कारण, ठीक है? तो आपको ना कुछ सिकुड़न सी लगेगी। थोड़ा-सा टूटा हुआ-सा महसूस होता है कई बार, सिकुड़ा हुआ-सा महसूस होगा अपने आप में, ठीक है ना? तो उ उस दिन जिस दिन आप डिस्टर्ब हैं, डिप्रेस्ड हैं, किसी भी कारण से दुखी हैं, तो आप देखना आपके शरीर में कहीं न कहीं ना ऐंठन सी आ रही होगी, भारीपन-सा हो रहा होगा। जैसे कई बार शोल्डर में क्रैम्प आ जाता है, होता है ना? फ्रोज़न शोल्डर या पैरों में क्रैम्प है, वो आप देखना उस दिन कि आप एक दुखी मन वाले व्यक्ति होंगे। और जिस दिन आप लाइटर फ़ील कर रहे हो, डेफ़िनेटली आप उस दिन खुश हो, ठीक है ना? तो एक खुश रहना ही हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा चेंजेज़ ला देता है, ठीक है ना? और एक दुखी लाना ही हमारे लाइफ़ में ऐसे चेंजेज़ ला देता है, ठीक है? ये तो मैंने आपको एक बॉडी के ऊपर चेंज बताए, लेकिन इसका हमारे कॉन्शसनेस, चेतना पर, ठीक है ना? और जो हमारा अवचेतन मन होता है, ठीक है? इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। कि हम किस हद तक अवेयर हो सकते हैं, हमारी बुद्धि कितनी बड़ी हो सकती है, किस दूरी तक सोच सकती है, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, अगर हम खुश रहना शुरू कर दें, तो हमारी जो बुद्धि है वो किसी की गुलाम नहीं होगी। गुलाम का मतलब आप ऐसे ले लीजिए कि आप किसी किताब के, किसी नियम के गुलाम नहीं होगे क्योंकि आपका जो अंदर का जो चैतन्य है, वो खुद ही अपने आप नियम बनाने लग जाएगा, उसको अनुभव प्राप्त होंगे, ठीक है ना? अनुभव का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको कोई एस्ट्रोलॉजी का रूल बता दूँ कि हाँ जी, बुध जहाँ भी बैठा है, वहाँ से 5वाँ घर चेक कर लीजिए, वो खराब ही मिलेगा आपको हमेशा, ठीक है ना? तो ये तो आपने मान लिया जी, हाँ जी, सर ने बोला है, बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये तो उधार की नॉलेज हो गई, ठीक है ना? मैं आपसे ये भी कह दूँ कि हाँ जी, मैंने तो 500 कुंडलियों पे चेक किया है और ये रूल सही है। तो डेफ़िनेटली हो सकता है रूल सही हो, लेकिन मैंने जो अनुभव दिया है, वो अपना दिया है और आपने जो अनुभव लिया, वो मेरा ले लिया, उधारी। आपने एक उधारी ले ली। हाँ, जिस दिन वो आप खुद चेक कर लोगे 50 चार्ट पे, 100 चार्ट पे या 500 चार्ट पे, उस दिन जो अनुभव निकल के आएगा, हो सकता है वो अनुभव काम ना करे, हो सकता है वो काम कर जाए, लेकिन जो भी होगा, वो आपका होगा। उस दिन आप मेरे से मुक्त होगे क्योंकि आप अपने एसेट पे चले जाओगे। आपकी खुद की अपनी एक संपत्ति होगी कि ये रूल काम करता है और मैं इसको जानता हूँ, ठीक है ना? तो जब हम खुश होते हैं ना, तो किसी नियम को नहीं मानते क्योंकि हम अनुभव को ही सच्चा मानते हैं। एक्चुअल में होता भी वही सच्चा है, ठीक है ना? तो एक सिंपल सी चीज़ है कि खुश रहना नेसेसरी है। आप स्वर शास्त्र सीखो, कुंडली सीखो, वास्तु सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, स्टॉक मार्केट सीखो, कपड़ा बेचना सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन खुश रहना तो सीखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके दिमागी विकास के लिए, ठीक है? अ, अगर हम एक छोटे से बच्चे को समझें, छोटा बच्चा टॉडलर भी होता है, वो एक दिन में कम से कम 350 से 400 बार हँसता है। 350 से 400 बार वो हँसता है, ठीक है? अगर वो छोटी-मोटी जगह कई बार गिर भी जाता है, तो आपने देखा होगा उसकी इम्यूनिटी इतनी तेज़ होती है कि बड़ी जल्दी रिपेयर कर लेती है, ठीक है ना? अगर थोड़ा-सा आप एक बड़े बच्चे की ओर आ जाओ,
12 से 15 साल का, वो एक दिन में करीब 20 बार 22 बार हंसता है। और जब एक एज आ जाती है 25-30 साल वाली, तो मुश्किल से 1-2 बार हंसता है एक दिन में। ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई ज़्यादा तरक्की कर गया तो वो तो हंसता ही नहीं, क्योंकि अहंकार इतना भरा होता है, तो वो तो दो लोगों के बीच में बैठ के भी नहीं हंस सकता बेचारा। हम ऐसे व्यक्ति को बेचारा ही बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, इम्यूनिटी बढ़ती है। हंसना यानी एक तरह से खुश रहने का ही हिस्सा है। ठीक है। एक ना ट्रस्ट लेवल होता है, डर होता है हमारे अंदर का, रूट चक्रा बोल लो जैसे, डर, क्योंकि रूट चक्रा जब हिलता है तो डर पैदा होता है। ठीक है। हंसने से वो धीरे धीरे डर भी खत्म होता है इंसान के अंदर का। ठीक है। जितना ज्यादा डर खत्म होगा, उतना ही तेजी से दिमाग विकसित होगा। आप कई बार ऐसा देखो कि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते, वैल्यू नहीं होती, तो आप एक अच्छा खासा रिस्क भी ले डालते हो। ठीक है ना। तो क्योंकि आपको कोई परवाह ही नहीं है, तो देखो आप उसमें आराम से कामयाबी ले लेते हो। और जब कोई डिसीजन ऐसा होता है जिसकी लाइफ में बहुत वैल्यू होती है, तो आप बहुत धीरे सोच समझ के डिसीजन लेते हो, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है कई बार। ठीक है। तो जैसे हम इस कोर्स की बात कर रहे हैं कि स्वर शास्त्र है कैसे काम करता है, लेकिन पहले हमें एक जिंदगी के जो बेसिक रूल हैं, अगर यही समझ में आ जाएं तो आप यकीन मानिए कि आप अपने आप में ही बहुत बड़े पंडित होगे। ठीक है ना। तो जहां मैं बात कर रहा था खुश रहने की, ठीक है ना, लाल किताब भी बोलती है कि अगर आप किसी व्यक्ति की बड़ाई करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो आपका खुद का शनि अच्छा हो जाता है। ठीक है ना। अप्रिशिएट करोगे तो अप्रिसिएशन मिलेगी। जहां आपको आदत पड़ जाती है जज बनने की, कमियां निकालने की, तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसको उसके साथ कुछ नहीं कर रहे, आप एक्चुअल में अपने साथ ही बुराई कर रहे हो। क्योंकि अब आपका जो मन है वो हर जगह कमी ढूंढ रहा है, तो वो तो डेफिनेटली एक दिन आपके अंदर भी कमी ढूंढ लेगा। ठीक है ना। हम जो भी देखते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी समझते हैं, वो हमारे मन का ही प्रतिबिंब होता है एक्चुअल में। ठीक है ना। तो खुश रहना और जितना हो सके हंसना, ये हमें धीरे धीरे अपने आप ही बैलेंसिंग की ओर ले जाता है, क्योंकि प्रकृति का जो एक आगे बढ़ने का तरीका है वो है ही ऐसा खुश रहने वाला। ठीक है ना। सीधा सीधा आप एनवायरनमेंट को भी अपने अच्छा कर देते हो। ठीक है ना। और आप महसूस भी कर सकते हो, जब जिस दिन आप घर में खुश हो, घर का जो एनवायरनमेंट है वो ही डिफरेंट हो गया। ठीक है ना। तो इतनी सी चीज़ों से आप अपने अंदर भी चेंजेस महसूस कर सकते हो, अपने ज्ञान में भी चेंजेस महसूस कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं ब्रीदिंग की ओर, सांस की ओर। ठीक है। अ, आप महसूस करते हो, देखते भी हो, सांस आ रही ही है और जा रही है। एक क्या कहते हैं, कुएं में रस्सी की तरह है, जैसे पानी निकालते हैं फिर डाल देते हैं, या एक लहर है, आ रही है जा रही है। ठीक है। सेम जैसे मन में थॉट्स आते हैं, आप देखो एक थॉट आया, दूसरा थॉट आया, एक चला गया, दूसरा चला गया, पूरे दिन बस इसी का काम चलता रहता है। ठीक है ना। ये जो दोनों लहरें हैं ना, जो थॉट्स की हैं और सांसों की है, आप देखिए ये काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। या आप इसे ऐसे मान लीजिए कि ये सांस और थॉट एक ही चीज है, काफी हद तक इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना। अगर आप सांस को कंट्रोल करते हैं, तो आप नोटिस भी कर सकते हो कि आपका मन भी धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है ना। अगर आप मन को कंट्रोल करते हो, तो आप देखना कहीं ना कहीं सांसें भी आपके कंट्रोल में आ रही है। जैसे शिव जी कहते हैं कि मैं विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, विष्णु जी कहते हैं कि मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ठीक है। ये दोनों आपसी प्रेम को दिखाते हैं। अब विष्णु जी का जो मेन जो आप देखोगे वेपन है, वो सुदर्शन चक्र है, जो कि हमारे 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और शिव जी का जो मेन वेपन है वो त्रिशूल है, जो कि 3 नाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी सांसें होती है, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
ठीक है ना। तो अगर हम सांसें बैलेंस करते हैं तो चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, चक्रास बैलेंस करते हैं तो सांस बैलेंस हो जाती है। ठीक है ना। अगर हम खुश होते हैं तो चक्र अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, अगर हम चक्रास को बैलेंस करते हैं तो हम अपने आप भी खुश हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट होके भी एक सी चीज में चल रही है। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है। पीछे इसके बारे में कई सारी छोटी छोटी स्टोरीज भी हैं कि एक बार शिव जी का और विष्णु जी का युद्ध हो जाता है। ठीक है ना। प्रजापति के टाइम पे तो प्रजापति विष्णु जी से कहते हैं कि आप शिव जी के ऊपर सुदर्शन चक्र क्यों नहीं छोड़ते। तो प्रजापति कहते हैं कि मैं सुदर्शन चक्र शिव जी पे छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि शिव जी के पास इड़ा पिंगला की शक्ति है, अगर मैंने चक्र छोड़ दिया तो वो नष्ट हो जाएगा। डेफिनेटली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चक्रास की शक्ति है, सांस की शक्ति उससे बड़ी है। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेना आता है सही से तो अपने चक्रास को वो आराम से बैलेंस कर सकता है। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल बातें बता रहा हूं जो आप लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। एक बात और है, आप देखो, हम इनहेल क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, हमारे लिए तो प्राण ऑक्सीजन है, लेकिन तुरंत विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट बाद हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। मतलब सिर्फ एक सांस का आवागमन हुआ है जिसमें उस वायु का रूप का परिवर्तन हो गया। ठीक है ना। तो इंसानी शरीर कितनी तेजी से चेंजेस ला सकता है। जितनी गहरी सांस लोगे तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन उतनी ज्यादा अच्छी ली, प्राणवायु उतनी शरीर में ज्यादा जाएगी, शरीर में उतना ही अच्छा ऊर्जा का संचार होगा। और इसके अपोजिट जितने अच्छे से आप सांस छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, उतनी टॉक्सिविटी आपके शरीर से निकलेगी। CO2 टॉक्सिक होती है ना बॉडी के लिए, इंसानी बॉडी के लिए, तो उतने टॉक्सिक निकल जाएंगे आपके अंदर से। तो सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों ही अपने आप में एक बहुत बढ़िया कला है। शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो सांस लेना आना चाहिए, और शरीर में गंद ज्यादा भर गया है तो सांस छोड़ना आना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि प्राणायाम जो समझ लेगा, आप थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हो इन चीजों पे, प्राणायाम जो जान जाएगा वो इन चीजों से आराम से खेल सकता है, उपयोग करना जानता है। ठीक है ना। आप देखिए जीवन में जब आप पहली बार आए, सबसे पहले जब आपने कदम रखा तो आपने सबसे पहले सांस ही ली थी, और आखिरी काम भी यकीनन आप यही करोगे। ठीक है ना। तो अगर लाइफ को बहुत गहराई से जानना हो, क्योंकि लाइफ में सबसे पहले आपने यही काम किया था और सबसे आखिरी काम भी आपका यही होने वाला है। ठीक है ना। तो जीवन कहीं ना कहीं इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर लाइफ को बहुत गहराई से जानना हो तो हमें सांसों पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। ये काम क्या करती है, कौन सा तत्व है, ये बहुत बाद की बात है। पहले तो हमें ये तो जान जाए कि सांस आती कैसे है, जाती कैसे है, कितनी बार आ रही है, कितनी बार जा रही है। ठीक है ना। ठीक है। जब हम सांस की प्रक्रियाओं को जानने की कोशिश करते हैं उसे भी मेडिटेशन कहते हैं। ये ध्यान साधना का एक हिस्सा बन जाता है। बहुत सारी मेडिटेशन प्रोसेस में इसको मेडिटेशन ही माना जाता है। ठीक है ना। हमारी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, हमारा बॉडी हो गया, हमारी मन हो गया, हमारी बुद्धि हो गया, ठीक है, सब कुछ जीवन पे टिके हैं, प्राणों पे टिके हैं। अगर प्राण ही नहीं होगा, यानी सांसें ही नहीं होंगी, तो कुछ भी नहीं है। जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका शरीर है इतना सुंदर, ठीक है ना, जो आपकी इतनी बढ़िया बुद्धि है, वो कुछ भी नहीं रहेगी। तो प्राणों पर सब कुछ टिका है। यानी एक तरह से समझ लीजिए पूरा ब्रह्मांड। ठीक है ना। जैसे एक इंसान को ही एक पिंड माना जाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो एक पूरा ब्रह्मांड ही प्राणों पे टिका है। तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया की। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम बोलते हैं कि 5 एलिमेंट का बना हुआ एक ढांचा है हमारा शरीर, एक नमूना ही है जो 5 एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है ना। हमारे 5 तत्व कौन से हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है ना। ये तो बाहरी चीजें हो गई जिन्हें देखा जा सकता है समझा जा सकता है। ठीक है।
इंटरनली अगर इसे लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति आंख बंद कर ले तो गंध, स्मेल, ठीक है, स्वाद, टेस्ट, दृश्य, ठीक है, देखना। अगर आंखें भी बंद करते हो तो आप मन से कुछ ना कुछ देख ही रहे होते हो। स्पर्श यानी टच करना, सुनना या ध्वनि, सुनना माने कुछ, हियरिंग, कुछ भी सुनना, ध्वनि, ठीक है ना। तो 5 सेंसेस हो जाती हैं ये। इस बारे में ना आयुर्वेद बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है। आयुर्वेद में ऐसा समझ लो इस टॉपिक पे ज़्यादा रिसर्च की गई है। अगर कोई वास्तु वाला आपसे बोले कि 5 एलिमेंट की वास्तु में ज़्यादा रिसर्च की गई है, तो उस महाशय को बोलना कि वास्तु का एक भी ग्रंथ दिखा दे जिसमें 5 तत्वों का उल्लेख भी हो, ठीक है ना। तो 5 एलिमेंट का जो ज़्यादा लेना देना हुआ है वो आयुर्वेद में ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। अब आयुर्वेद का क्या मतलब है, आयु जमा वेद, ठीक है। आयु का मतलब तो आप जानते हो, आयु माने एज, और वेद, वेद का मतलब होता है जानना, किसी चीज के बारे में नहीं जानना, किसी चीज को ही जाना, ठीक है ना। दोनों बातों में फर्क होता है, सत्य के बारे में जानना और सत्य को ही जान लेना। जब हम किसी चीज को ही जान जाते हैं वो वेद होता है, ठीक है ना। तो आयु का सारा ही, आयु के बारे में जानना या आयु को ही जान जाना, वो आयुर्वेद है, ठीक है। तो 5 तत्वों का एक जो फ्लो है बॉडी में, उसकी स्टडी भी आयुर्वेद में ही आती है, ठीक है ना। तो जो 5 एलिमेंट से बना हुआ ये एक नमूना है जिसे हम शरीर बोलते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल से नहीं बना। स्ट्रिक्ट रूल का मतलब है कि 5 एलिमेंट इतने ही रेशियो में होंगे, इनका प्रोपोर्शन इतना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कम बढ़ती हो सकता है, ठीक है ना। और यही हमारे आयुर्वेद की खूबी है कि वो यही स्टडी करता है कि क्या कम हो गया, क्या बढ़ गया। जैसे किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, किसी के शरीर में अग्नि की कमी होती है, तो आयुर्वेद उसी को बढ़ा घटा के ठीक करता है, ठीक है। और एक रूल ये भी आता है कि एक ही तत्व के अंदर बाकी 4 तत्व भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक तत्व ऐसा नहीं है कि बाकियों के अंदर नहीं होता। जैसे अगर आप कोई क्या कहते हैं, धरती का पीस लेते हैं टुकड़ा, तो उसके अंदर नमी भी है, ठीक है, और उसके अंदर वायु भी है, उसके अंदर स्पेस भी है, स्पेस तो वैसे भी हर जगह में होता है, ठीक है। उसी के अंदर एक अग्नि की क्वालिटी भी है, ठीक है ना। तो एक तत्व के अंदर बाकी 4 तत्व भी होते हैं, ठीक है ना। तो जो आयुर्वेद की स्टडी करता है व्यक्ति, या जो हम बात कर रहे हैं सांसों की स्टडी करता है, या एक खुश रहने का तरीका जानता है, वो ये अनुभव कर पाता है कि एक तत्व के अंदर बाकी तत्व भी काम कर रहे हैं। वो जिंदगी को एक अलग ही तरीके से देखता है, ठीक है ना। कि मेरी जिंदगी में या मेरे क्लाइंट की जिंदगी में क्या कम है, क्या ज्यादा है, और इस बीच में क्या गुंजाइश है जिसको मैं ठीक करके बैलेंसिंग ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये स्वर शास्त्र के बेसिक एथिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अगर एक इंसान में देखोगे तो सबसे जो माइक्रो चीज होती है, सूक्ष्म चीज होती है, वो स्पेस एलिमेंट होती है। स्पेस एलिमेंट यानी एक इंसान का दिमाग, ठीक है। और जो सबसे मैक्रो चीज होती है, स्थूल, जो जिसको देखा जा सकता है, वो होता है हड्डी, मांस, स्किन, वो होता है हमारा अपना धरती तत्व, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला चक्र आ गया और एक सबसे आखिरी चक्र आ गया, ठीक है। तो जब भी कोई बीमारी, बीमारी शब्द यूज नहीं किया गया, रोग शब्द यूज किया गया, ठीक है। तो रोग जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो वाइड है। कोई भी डिजायर, ठीक है, कोई भी डिजायर या कोई भी बीमारी, उसको रोग बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी रोग जब बॉडी में आता है तो सबसे पहले वो साउंड के माध्यम से आता है, ठीक है ना, ध्वनि के माध्यम से आता है, जिससे जो हमारा दिमाग है उसमें या मन है उसके अंदर भावनाएं पैदा होती है, ठीक है। भावनाएं
पैदा होती हैं, उसके बाद हमारी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस होती है, ऊपर नीचे होती है। उसके बाद फायर एलिमेंट है, उसके बाद ये एक लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि अब ये इंसान की ऑरा में आ गया। थोड़े दिन पहले ही मेरे से एक स्टूडेंट ऑरा के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। तब मैंने उसको यही बताया था कि ऑरा एक इंसान में थर्ड स्टेज पे होती है। फर्स्ट स्टेज पे इंसान का मन होता है, जो भी उसकी थॉट प्रोसेस होती है उसके हिसाब से उसकी सांस लेने की जो इम्बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग या इम्बैलेंसिंग होती है, जब जाके ऑरा क्रिएशन होती है, ठीक है ना। तो जब भी कोई रोग शरीर में प्रवेश करता है तो पहले थॉट प्रोसेस में आता है, थॉट प्रोसेस के बाद हमारा जो सांस का प्रक्रिया है उसमें आता है, उसके बाद वो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी ओरा में आ जाता है, ठीक है। ओरा में आने के बाद वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर डालता है। मैनिफेस्ट करने का मतलब है अब वो एक रूप को धारण कर रहा है। रूप को धारण, जो उसके बाद अग्नि के बाद आता है जल तत्व, जो शरीर में फ्लूइड के रूप में होता है, ठीक है ना, 70% है। तो वो 70% के अंदर अपने आप को मर्ज कर लेता है, और उसके बाद धरती तत्व में आने के बाद वो प्रॉपर एक धम की तरह आके बैठ जाता है। जब वो सर्जरी मांगता है, मेडिकेशन मांगता है, जड़ी बूटियां मांगता है, उपचार मांगता है एक तरह से, ठीक है ना। दोबारा समझ लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले कोई भी चीज अगर आएगी शरीर में तो वो साउंड के माध्यम से आएगी, ठीक है। साउंड के माध्यम से वो थॉट प्रोसेस में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग को ऊपर नीचे करेगी, उसके बाद वो हमारे ओरा लेवल पे आ जाएगी, लाइट में मैनिफेस्ट करेगी अपने आप को, ठीक है। वहां से उसका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन होते ही वो फ्लूइड में घुस जाएगी, बॉडी के वाटर एलिमेंट में अपने आप को घुसा लेगी, ठीक है। और फ्लूइड में घुसने के बाद अगर उपचार नहीं किया जाता तो वो धरती तत्व को पकड़ लेगी, रूट चक्र पे आके बैठ जाएगी, और वहां पे फिर उसका हमें उपाय करना पड़ेगा, दवाइयाँ खा के या जड़ी बूटी खा के या सर्जरी करवा के उसका उपाय करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो अगर शुरुआत में ही इस चीज को रोकना है, या इस चीज का जहां से भी उत्पन्न हुआ था, बीज पड़ा था, वहीं पे इसको रोकना है, तो आपने ना अरोमा थेरेपी के बारे में सुना होगा। अरोमा थेरेपी क्या करती है, सांस के द्वारा शरीर में जाती है और सीधा ब्रेन के बैरियर्स को तोड़ देती है। मतलब अरोमा थेरेपी में इतना ताकत होता है कि वो सीधा दिमाग से काम करवा सकती है, ठीक है। या इसके अलावा आपने सुना होगा कलर थेरेपी के बारे में। कलर थेरेपी भी बहुत काम की चीज होती है। कलर थेरेपी इंसान के ओरा लेवल में चेंज ला देती है। ओरा लेवल में चेंज आते ही उस बीमारी की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो डिफरेंट चीजें, आपको अरोमा थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए, कलर थेरेपी के बारे में। तो भी आप बिना चीजों के, बिना मेडिसिन के ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर किसी को अरोमा के बारे में पता है, ठीक है, तो वो किसी बीमारी की शुरुआत में ही उसको रोक सकता है, खत्म कर देता है इवन, ठीक है। क्योंकि अरोमा का असर सीधा सोच पे पड़ जाता है। या सांस का असल उपयोग है, सांस का असल उपयोग मतलब अगर अरोमा थेरेपी भी नहीं मालूम तो प्राणायाम करके भी इसको समझा जा सकता है और खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा सांस का ही खेल है, सांस नहीं है तो शरीर खत्म है, ठीक है ना। सांस से ही किसी व्यक्ति का वात पित्त कफ निर्धारित होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी का देखे, जो वात होता है तो वो बॉडी के निचले ऑर्गन से ज्यादा लेना देना रखता है। जैसे पेट हो गया, आते हो गया, जोड़ हो गए हमारे, गैसेट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। वात के बाद आता है ऊपर का पार्ट, कफ, छाती का पार्ट जो आता है, मिडल पार्ट जो आ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है जैसे पित्त। तो जो हमारी सिर की जितनी भी समस्याएं होती हैं
वो सारी पित्त से संबंधित हो जाती है। तो जो सांसों का आवागमन की प्रक्रिया होती है प्राणायाम, प्राणों को आयाम देना, यानी प्राणों को रास्ता देना, तो उनसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। ठीक है। वैसे आपको जांचना हो कि क्या खराब है किसी व्यक्ति का, तो हमारी 3 फिंगर ले लीजिए। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर होती है जुपिटर वाली फिंगर। ठीक है। इससे कफ को देखते हैं। मिडिल फिंगर, इससे वात को देखते हैं। और रिंग फिंगर सूर्य वाली, ये पित्त बताती है। ठीक है ना। तो अगर आप हाथ में इन 3 फिंगर को देख लो, उंगलियों को, जो भी उंगली हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट अवस्था में नहीं है, वो दोष आपके शरीर में है। और जैसे ही वो ठीक होगा, ये उंगली भी अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप इसको ठीक कर सकते हो। एक चीज और बता देता हूँ, ये कोर्स के बाहर का हिस्सा समझ लो या कोर्स के अंदर का हिस्सा समझ लो, आपके ऊपर है। जो हमारी रिंग फिंगर होती है, ठीक है ना, इसको हमें सबसे ज्यादा नरिश करना चाहिए और इसको हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। क्योंकि ये जो फिंगर है ना, ये इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक शरीर और बाह्य शरीर को बैलेंस करके रखती है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बाहरी रूप से आपको सही दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है, तो बैलेंस करने की जरूरत है। तो रिंग फिंगर पे हमेशा काम करना चाहिए। ठीक है ना। ये आप कोई भी हीलिंग यूज करते हो, लेकिन रिंग फिंगर को आप ठीक कर सकते हो। प्योर तांबे की अंगूठी पहना सकते हो, या कोई भी जो आपको चीज ठीक लगती है वो पहना के इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि इंडेक्स फिंगर से कफ को देखते हैं, मिडल फिंगर से वात को देखते हैं, रिंग फिंगर से पित्त को देखते हैं। ठीक है ना। तो देख के ही आप बता सकते हो किसी व्यक्ति के शरीर में क्या दोष है। ठीक है ना। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए, हेल्थ का जब मैं बात कर रहा हूँ तो हेल्थ का मतलब मेंटल और फिजिकल दोनों रूप से वो सही है। तो सबसे पहले उसका थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, यानी आकाश तत्व अच्छा होना चाहिए। क्योंकि दिमाग अगर शांत नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कोई भी कूड़ा आपके दिमाग में डाल सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज तो पहले ध्यान रख लेनी चाहिए, दिमाग को शांत करना आना चाहिए। ठीक है। आकाश तत्व के बाद तुरंत बाद क्या आता है? वायु तत्व। वायु तत्व हमारी सांस से जुड़ा है, तो ब्रीदिंग पे काम करना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद अग्नि, वो कलर से जुड़ी है। अगर किसी को कलर थेरेपी या रंगों के बारे में थोड़ा सा पता हो, तो अग्नि तत्व से वो ओरा भी अपनी ठीक कर सकता है। कलर थेरेपी के बहुत बड़े बड़े यूज किए गए हैं। इवन आपको शायद नहीं मालूम, जो ये फेसबुक होता है या गूगल होता है, इनके बैनर भी इस तरह से बनाए जाते हैं कि प्रॉपर उनका कलर्स का असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। ठीक है ना। तो कलर थेरेपी का इतना ज्यादा असर ओरा पे पड़ता है। ठीक है। तो जैसे पतंजलि ऋषि कहते हैं कि किसी भी रोग को शुरुआत पर ही ठीक रोक दो तो ज्यादा बढ़िया है। अगर बीज को पहले ही जला दो तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी बीमारी आ ही गई है, बीमारी आ ही गई है तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो जल तत्व पे आ जाओ। अब जल तत्व पे क्या होगा कि आप जल का शुद्धिकरण कर सकते हो। जल तत्व का शुद्धिकरण कैसे होता है? जैसे काफी लोग फास्ट रखते हैं, फास्ट माने व्रत रखते हैं। ठीक है ना। या कुछ आहार का इंटेक इस तरह से करते हैं जिससे उनके शरीर को शांति मिलती है। ठीक है ना। ये जल तत्व के उपाय होते हैं। ध्यान रखना हमेशा कि जो व्रत होता है वो जल तत्व का उपाय होता है। ठीक है ना। इसके बाद या फला आहार हो जाता है। इसके बाद अगर बीमारी ज्यादा बड़ी लेवल पे आ चुकी है तो पृथ्वी तत्व तक पहुंच गई है, तो जड़ी बूटी, ठीक है ना, फला आहार या दवाई, जो भी इसका उपाय है उससे ये ठीक होता है। ठीक है। तो यहाँ तक ये चीजें समझी जाती है। इसके बाद क्या है कि हमारी जो ब्रीदिंग है इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी कोई हमारी प्रशंसा करता है, आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी तो प्रशंसा हुई होगी। तो जब भी कोई हमारी प्रशंसा करता है तो आप चेक करना कि हम इंटरनली बड़े खुश हो जाते हैं। अंदर से ऐसा लगता है कुछ छाती चौड़ी हो जाती है, गर्व होता है। ठीक है ना। जो एक वर्ड आता है छाती चौड़ी हो गई, वो खुश है। ठीक है। तो अंदर कुछ ना कुछ हमारे घटित हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बाहर की ओर देते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम खुश हैं, तो हमारे दिमाग का साइज़ बढ़ रहा होता है, दिमाग विकसित हो रहा होता है और सेम टाइम पे, अपोज़िट टाइम पे मतलब दुखी अवस्था में दिमाग विकृत हो रहा होता है, टूट रहा होता है, उसके सेल टूट रहे होते हैं। तो कभी भी आप एक चीज़ चेक करना कि जो व्यक्ति लंबे समय तक दुखी रह जाए, उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी पनप जाती है, ठीक है ना? तो जब भी किसी का कोई दुखदाई घटना होती है, तो उसको एक शरीर में अचानक अकड़न फ़ील होती है या आप महसूस करोगे, कई बार आपको सुनने में भी आएगा कि अचानक कोई दुःख उसको सुनाई दिया या पता चला फ़ोन के माध्यम से और तुरंत हार्ट अटैक पड़ गया, ब्रेन हैमरेज पड़ गया, ठीक है? तो अचानक दिमाग विकृत हो जाता है, एक टाइटनेस सी फ़ील होती है शरीर में। तो ये एक बुरी मानसिक अवस्था है। अगर आपकी अब आप कहते हो जी नहीं मैं तो दिमाग से बिल्कुल सही हूँ लेकिन मेरे को फिर भी टाइटनेस महसूस हो रही है, तो भी आप कहीं न कहीं परेशानी के दौर में या किसी भी मानसिक उथल-पुथल में गुज़र रहे हो, ठीक है ना? ये आपको ध्यान करनी चाहिए। या हो सकता है आप तामसिक फूड्स को ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, उस पे की तरफ अभी आएँगे, लेकिन ऐसा होगा, ठीक है ना? तो हमें बढ़ना है या घटना है ये हमारे हाथ का है। हमें खुश रहना है या दुखी रहना है ये टोटली हमारे हाथ में है। ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जो होता है, वो 1 मिनट में 16-17 बार ब्रीथिंग लेता है, इन्हेल एक्सहेल मतलब 16 साँस लेता है, ऐसे समझ लीजिए, एक नॉर्मल इंसान। लेकिन जैसे ही ये अपसेट होता है, डिज़ायर तेज़ी से बढ़ाता है, मल्टीपल डिज़ायर मैंने 1-2 डिज़ायर नहीं मल्टीपल डिज़ायर कहा है, जो वो बढ़ाता है। तो आप चेक करना कि ये साँस 20 तक जा चुकी है उसकी 1 मिनट में। तो डेफ़िनेटली कई बार ये भी बोला गया है साँस गिन के आती है ना? तो प्राण शक्ति को धीरे-धीरे वो कम कर रहा है, ठीक है? और जहाँ वो गुस्से में आ गया या टेंशन में आ गया, तो ये कैलकुलेशन आप यकीन मानिए 25 से 26 तक हो जाती है 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट में 25 से 26 बार वो साँस लेगा, जो कि बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है ना? और इसी का आप विपरीत पे चला जाइए, जैसे ही आप नोटिस करो आप शांत हो, आप खुश हो, तो आप चेक करना आपकी जो साँस लेने की क्षमता है, क्षमता नहीं जो साँस ले रहे हो आप 1 मिनट में, वो कम हो जाएगी। 12 तक चली जाएगी, 11 तक चली जाएगी, ठीक है ना? 10 तक आ जाएगी। और जब आप एक बहुत ज़्यादा शांत सिचुएशन में हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत रखे बैठे हो, जब ध्यान की एक परम अवस्था आ जाती है, तो आप देखना साँस 1 मिनट में 2 या 3 ही रह जाती है। हालाँकि ये बहुत हाई लेवल की कंडीशन होती है, इसमें तो ये 5 एलिमेंट ही पर्सन के हाथ में घूमते हैं, मतलब वो आराम से कंट्रोल करे बैठा होता है। तो ये जितना कम चलती हैं 1 मिनट में, उतना ही एक इंसान के अंदर अनुभव करने की ताकत, समझने की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो शास्त्र उसने 100 बार पढ़ा है, वो उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर उसकी साँस कम धीरे चल रही है। ठीक है ना? तो जितनी कम उतनी शांति, जितनी शांति उतना अच्छा, जितना शांत होगा उतना दिमाग विकसित हो जाएगा, उतना ज़्यादा ध्यान लगेगा, ठीक है ना? अगर आप कभी एक बच्चे को देखना सोते हुए, छोटा बच्चा, आप देखना कि जब वो साँस ले रहा और छोड़ रहा होता है, उसका पेट पूरा हिल रहा होता है, लेकिन अपने साथ आप ये देखना नहीं होगा, बच्चे के साथ पूरा हो रहा होगा, उसका पेट पूरा हिल रहा होगा, यानी उसकी साँस पूरी गहरी है, जभी तो उसकी इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना? और एक चीज़ और बताता हूँ, ये रिसर्च करने वाली चीज़ है, किसी नेगेटिव पर्सन को देखना जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स वाला हो, वो जब साँस लेगा, उसका पेट पतला हो जाएगा और जैसे ही वो साँस छोड़ेगा, उसका पेट मोटा हो जाएगा। नॉर्मल इंसान क्या करता है कि जैसे ही वो साँस लेता है, तो उसका पेट लिटिल बिट बाहर की ओर आता है और जैसे ही वो एक्सहेल करता है, साँस छोड़ता है, पेट अंदर की ओर चला जाता है। लेकिन नेगेटिव पर्सन के साथ देखना, उल्टा चलेगा, जैसे ही वो साँस लेगा, इन्हेल करेगा, पेट अंदर, एक्सहेल करेगा, पेट बाहर, ठीक है ना?
इतना सा ही ठीक करना है कि उसका डिप्रेशन तक ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश अपने ऊपर ही करनी चाहिए, पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सांस के ऊपर बता दिया। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा एडवांस पे। 3 गुण होते हैं एक इंसान के अंदर, बहुत बार सुना होगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सत, रजस, तमस, ठीक है ना। तो सत क्या होता है? सत माने हल्का, ठीक है। जब शरीर में ये ज्यादा बढ़ जाए तो हम हल्के हो जाते हैं, ठीक है। या हमारे एनवायरनमेंट में सात्विकता ज्यादा आ जाए तो एनवायरनमेंट भी हमें हल्का हल्का फील करता है, जॉयफुल, खुशनुमा, खुला हुआ, ठीक है। और चेतना से भरा हुआ, चेतना माने अवेयरनेस, कि क्या घटित हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है, ठीक है ना। उसमें जो हमारे क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो हमें बड़े क्लैरिटी से पता होते हैं और बड़े क्लियरली हमें दिखते हैं, ठीक है। अभी आगे हम जानेंगे क्या चीज होती है ये, लेकिन ये सात्विक माहौल का एक विशेषता है, ऐसा समझ लीजिए। सेकंड मैंने बताई रजोगुणी, राजसिक, रजस, ठीक है ना। तो जब रजोगुण एनवायरनमेंट में ज्यादा आ जाए या बॉडी में ज्यादा आ जाए, तब क्या होगा? माइंड में बहुत सारे विचार चलेंगे, मल्टीपल डिजायर्स, नई नई इच्छाएं आएंगी। तो उससे क्या होगा? या तो आप अत्यधिक खुश हो जाओगे या अत्यधिक दुखी हो जाओगे, ठीक है ना। हर चीज एक्सट्रीम पे होती है, ठीक है। और जब तामसिकता आ जाए, थर्ड क्वालिटी, तमोगुण, तो क्या होगा? तब आपके अंदर ना भ्रम की स्थिति आ जाएगी, भ्रम होएगा उस दिन, और बेवकूफी की भावना आ जाएगी, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट होगी। मेनली मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, सपोज कीजिए कि आपने चिकन खाया और फिर कुत्तों की जान के बारे में आप स्पीच दे रहे हो कि कुत्ते कितने प्यारे होते हैं। तो इसका मतलब जो आपको लाइफ के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि आप एक लाइफ को खा के आ रहे हो अचार मुरब्बे की तरह, ठीक है ना। तो जब तामसिक अवस्था होती है तो इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाता है। और मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने जब भी देखी है, जब एक व्यक्ति तामसिक फूडों को ज्यादा इनटेक कर रहा होता है तो उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भरी होती है। और जब सात्विक खाना ज्यादा खाया जा रहा होता है तो क्लैरिटी से भरा होता है, ठीक है। एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं। जब एनवायरमेंट में या बॉडी में सात्विकता ज्यादा होगी तो हर चीज क्लैरिटी से होगी, जो एक्सपीरियंस होगा वो क्लियर होगा, ठीक है। खुला हुआ महसूस होगा, खुश, जॉयफुल महसूस करोगे, हल्कान महसूस करोगे। कोई भी काम को करने की जल्दी भी नहीं, जल्दबाजी भी नहीं, और देरी भी नहीं। राजसिक में क्या होगा? जल्दबाजी आ जाएगी, हर काम जल्दी जल्दी होगा, ठीक है ना। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है और डिजायर मल्टीपल आ जाती है। और तामसिक अवस्था में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा आती है, भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा आती है, गलत धारणाएं बन जाती हैं इंसानों को लेके, ठीक है ना। हम गलत गलत आर्गुमेंट, गलत गलत तर्क पेश करके अपने आप को जीतने की कोशिश करते हैं, मतलब कि बहस करो और जीत जाओ। हालांकि बहस में जीतने से कोई जीत नहीं मिलती, कोई ऑस्कर अवार्ड भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे लिए बस यही चीज चलती है कि हम बहस में जीत जाएं किसी तरह, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें होती हैं, और हमारे खाने में भी ये 3 क्वालिटी होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी 3 नंबर की चीजें हैं ना, मतलब 3 क्वालिटियों में इंसान की हर चीज को बांटा जा सकता है। एक इंसान का खाना, हमारा दिमाग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा चीजों को देखने का नजरिया, ठीक है। ये सब आप इन 3 अवस्थाओं में बांट सकते हो, ठीक है। तो जब भी एक क्वालिटी बढ़ती है बाकी 2 छुप जाती हैं। जैसे ही सत बढ़ता है तो रजस और तमस छुप जाते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। जब रजस बढ़ता है तो सत और तमस छुप जाते हैं, और जब तमस बढ़ता है तो रज रजस और सत छुप जाएंगे। तो ये जीवन है, यही जीवन है, ठीक है ना। यही हमारी क्वालिटी है और इन्हीं के साथ छेड़खानी हम करते हैं।
ठीक है ना? और दुनिया भी हमारे लिए जीवन है, जब तक हम जिंदा है तो ही दुनिया है। हमारे मरने के बाद दुनिया है या नहीं हमें मालूम ही क्या। ठीक है, तो ये 3 प्रकृतियां हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम जानवरों को देखें, जानवर थोड़ा नेचर के ज्यादा करीब होते हैं इंसानों के मुकाबले। ठीक है ना? तो ओवर ईटिंग करना या ओवर वर्क करना, वो नहीं करते ऐसा। ओवर सेक्स करना, वो जानवरों के गुण नहीं है, वो इंसानों के गुण है। ठीक है ना? तो इंसान अपने आप को मोर इंडिपेंडेंट समझता है ज़्यादा, कि मैं ज़्यादा स्वतंत्र हूँ, इसलिए वो ज़्यादा सेक्स भी करता है, ज़्यादा सोता भी है, ज़्यादा भोजन भी करता है, और यकीनन ज़्यादा सोचता भी है। ठीक है, तो यहीं से उसकी इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो हमें मेनली जो हमने अभी 3 गुण समझे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनको ही बैलेंस करना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर किसी पर्सन की क्लैरिटी को बढ़ाना है, अवेयरनेस को बढ़ाना है, तो सत्व को बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है ना? तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज बताई गई है। ठीक है, प्राणायाम बहुत अच्छा बताया गया है। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ बहुत बढ़िया, ज्ञान को सुनना भी आपके सत्व को बढ़ाता है। जैसे काफी लोग होते हैं वो सदगुरु को सुनते हैं, ओशो को सुनते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज काम करती है। लेकिन वो सुन कितनी हद तक रहे हैं ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो सुन के अपने संडास में चलेगा और उनको सुनाई नहीं दे रहा, वो काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर उनको सुन रहे हैं तो भी सत्य का संग हो जाता है, जिसे हम सत्संग बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान जो एक सदगुरु की उपाधि रखता है, आप उसके वचन सुन रहे हो, शब्द सुन रहे हो, गुरबाणी सुन रहे हो, तो वो भी सत्य को बढ़ा देती है। ठीक है ना? हमारे दिमाग में 2 छोर होते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। ठीक है ना? वैज्ञानिक ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, हालांकि एक चीज और भी बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है ना? तो ये भी बोला जाता है। तो एक होता है राइट वाला, लॉजिकल ब्रेन, तर्क संगत सोचता है वो, जो भी, और विचार होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो लॉजिक से ही चलता है। बट एट द सेम टाइम जो लेफ्ट ब्रेन है, और हर व्यक्ति को पता है आज की डेट में, जो थोड़ा सा भी यूट्यूबर है, यूट्यूब सर्च करता है, गूगल सर्च कर सकता है, उसको पता है लेफ्ट ब्रेन ताकतवर होता है। बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो इमेजिनरी ब्रेन होता है, सबकॉन्शियस होता है लेकिन इमेजिनेशन पे चलता है। एक दो चीजें और बता देता हूँ, वो म्यूजिक सुन के वो एक्टिव होता है, वो डांस से एक्टिव होता है। ठीक है ना? वो भरा हुआ है इमेजिनेशन से, लेकिन ज्यादा ताकतवर है। तो जब सत्संग चल रहा होता है, उसमें कुछ चीजें लॉजिकल भी होती है, कुछ इलॉजिकल भी होती है। इलॉजिकल क्योंकि राइट ब्रेन से बात चल रही है, अभी मैं कोर्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो राइट ब्रेन से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साथ में लॉजिक्स भी देने पड़ रहे हैं। है ना? इलॉजिकल बात करूँ तो उस नहीं समझ में आएगी। तो सत्संग में दोनों कई बार जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा इलॉजिक। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई सत्संग हुआ, उसमें आपको प्रवचन दिए गए जो कि लॉजिक से थे, भरे थे, और बाद में आपसे डांस करवा लिया गया, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं था, लेकिन फिर भी आप डांस कर रहे हो, झूम भी रहे हो, हल्कान भी महसूस हो रही है, मजा भी आ रहा है। तो लेफ्ट और राइट का संगम हो गया और सत बढ़ गया। ठीक है, तो हर चीज को लॉजिक से समझना चाहिए, लेकिन कभी कभी तर्क को साइड रखकर भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार हमें वो काम भी करना पड़ता है जिसका हमें मतलब भी ना पता हो, तब भी दिमाग विकसित होता है। आपको बस उस चीज का हिस्सा बनना होता है, और आप जाने अनजाने बहुत बार बने भी हो। आप भी कई बार अपने बच्चे का घोड़ा बन जाते हो, तो आप क्या सच में घोड़ा बन जाते हो? नहीं ना? तो ये ट्रिक होती है। तो लेफ्ट ब्रेन को जगाना जरूरी होता है। अब क्या हो चुका है कि लोग राइट ब्रेन के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कई बार इलॉजिकल हरकतें करके भी बढ़ाया जा सकता है अपने दिमाग को।
ठीक है ना। तो कई बार गुरुओं की जो बातें होती है वो बड़ी बकवास सी लग रही होती है, अजीब सी बेतुकी लग रही होती है, बट वो लेफ्ट ब्रेन पे काम कर रहे होते हैं उस टाइम। ठीक है ना। भजन, भजन भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, एक तरह की आप देखोगे कि ध्वनि है, म्यूजिक है, ध्वनि है, लेफ्ट ब्रेन के काम है। भगवान के बारे में, अपने गुरु के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें कही जा रही हैं, उनका एक अच्छा सा रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आकाश तत्व को बहुत सूक्ष्म रूप से ना जागृत किया जा रहा है। ठीक है ना। तो भजन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, करना चाहिए। आपकी आवाज सुरीली है या आप बेसुरे हो, इस बात से मतलब ही नहीं है। आप ना एक कभी ट्राई करना, आंख बंद करके मोहम्मद रफ़ी की आवाज निकाल के देखना, और अगर आप फीमेल हो तो लता मंगेशकर की आवाज निकाल के देखना। आप देखना, आप सुनोगे तो आपको वही सेम आवाज महसूस महसूस होगी कि मोहम्मद रफ़ी गा रहा है। तो ये लेफ्ट ब्रेन के खेल है, वो हमारे सुनने तक की चीज को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। तो जैसे भी हो गाओ, लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा, ये हमारी क्वालिटी है। आप कुत्तों की आवाज निकाल सकते हो, आप शेर की आवाज निकाल सकते हो, आप बिल्ली की आवाज निकाल सकते हो, लेकिन बिल्ली या कुत्ता आपकी आवाज नहीं निकाल सकता। ये इंसान के अंदर की ताकत है कि वो सभी जानवरों का एक सामूहिक रूप है। ठीक है ना। तो यही हमारी ताकत है। तो भजन करने से चेतना बढ़ती है, सात्विकता की एक मात्रा बढ़ जाती है, एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है, हमारे अंदर भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। इसके बाद थोड़ा सा फूड पे आ जाते हैं। अगर हम खाना खाते वक्त ध्यान रखें कि इतना ही खाया जाए जो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। और इतना ही खाया जाए जब तक कि आप हल्कान महसूस कर सको। तो ये भी सात्विक खाना खाने की एक निशानी होती है। ठीक है ना। जब इंसान कॉन्शियस रह के फूड खाता है ना, कि ये फूड मुझे कितना खाना चाहिए और इसके बाद मेरे क्या क्या काम है, तो ये किस हद तक मेरे को ऊर्जा देगा और कैसा मेरे साथ बिहेव करेगा, और सात्विकता को बढ़ाता है। ठीक है। और जब आप राजसिक अवस्था में आ जाओ, तो आप तीखी तीव्र चीजों की डिमांड करते हो। तीव्र माने तेज नमक, तेज मीठा, तेज गरम, तेज ठंडा, अचार, पापड़। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों की डिमांड करते हो। तो आप अपने आप को ना गतिशील महसूस करते हो, कई बार तो आप घूमते घूमते खाना खा रहे होते हो। तो डेफिनेटली आप राजसिक अवस्था में हो। इससे क्या होगा, बहुत बुरी अवस्था तो नहीं है ये, लेकिन इससे क्या होगा कि आप ना मल्टीपल डिजायर से भर जाओगे। डिजायर होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक समय पे एक ही डिजायर तो ज्यादा अच्छा है, पूर्ति हो जाए फिर दूसरी पाल ली जाए। लेकिन इंसान एक साथ हजारों डिजायर में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक भी पूरी नहीं हो रही होती। ठीक है ना। और जहां तामसिक अवस्था पे हम आते हैं, तो हम ऐसे खाने की डिमांड करेंगे जो पुराना हो, कुछ हद तक बासी हो चुका हो। और कई बार तो हमें ऐसे खाने पसंद आते हैं जिसमें दूसरे दूसरे लोगों को स्मेल आ रही होती है, थोड़े सड़े गले टाइप के। ठीक है ना। और हमें पता भी होता है कि ये खाना शरीर को कोई बहुत फायदा नहीं देने वाला, इसको खाने के बाद नींद ही आने वाली है। तो वो तामसिकता को बढ़ाते हैं। और ऐसा भोजन जो जिसको पके हुए 7 से 8 घंटे हो गए हों, उसके अंदर तामसिकता की मात्रा बढ़ती जाती है। और जब उसको पके हुए 12 से 15 घंटे हो गए, फिर वो प्रॉपर तामसिक हो चुका है। ठीक है ना। तो अगर आप आगे किसी व्यक्ति को देखते हो जो मल्टीपल डिजायर्स में उलझा पड़ा है, या बहुत ज़्यादा आलसी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो अब आप समझ सकते हो कि ये इंसान गलत नहीं है, इसके जो गुण हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती हो रही है, इसके माहौल में कहीं ना कहीं खराबी है, इसके कहीं ना कहीं खाने में खराबी है। ठीक है ना। तो संगत और खाने का ये असर है उसके ऊपर। ठीक है ना। तो ये तो हम नॉर्मली सांसों के बिहेवियर से, डेली लाइफस्टाइल से पता कर रहे हैं। एक और ट्रिक होती है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी में बहुत गूढ़ स्टडी की गई है, डेप्थ में जाके स्टडी की गई कि जो कॉस्मिक रेज होती हैं, ग्रहों से जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, वो एक इंसान को कैसे उसका बिहेवियर तय करने में काम करती हैं, जिसकी वजह से उसके फ्यूचर पे, उसके फॉर्च्यून पे असर पड़ता है। ठीक है ना।
तो बहुत अच्छा स्टडी किया गया। लेकिन उसके भी अलावा एक शास्त्र है शिव सूत्र। शिव सूत्र भी बोल सकते हैं, शिव तत्व भी आता है, और एक उपनिषद भी इस बारे में बात करता है, मार्कंडेय उपनिषद, मंडूक उपनिषद। ठीक है, ये दोनों शिव सूत्र और मंडूक उपनिषद एक दूसरी लेवल की बात करते हैं इंसान के, कि इंसान का जो सबकॉन्शियस लेवल है, जिसे चौथा लेवल बोलते हैं, फोर्थ लेवल, कि अगर इंसान अपनी सांसों को मैनेज करे, अपने फूड को मैनेज करे, तो फोर्थ लेवल पे जाकर अपने ग्रहों की दशा को, अपनी कॉस्मिक रेज को, उससे पड़े हुए इफेक्ट तक को बदल के वापिस आ सकता है, उसे खत्म ही कर सकता है। आयुर्वेद भी इस बारे में बात करता है। और इस चौथे स्वर पर जाने के लिए जप हो गया, शब्द, भजन, ध्यान, भोजन, प्राणायाम, ये मदद करते हैं फोर्थ लेवल तक जाने के लिए। एक बहुत अच्छी नींद भी फोर्थ लेवल में आपको पहुंचा सकती है। लेकिन आप जानते हो, एक बहुत अच्छी नींद लेने के लिए आपको बहुत शांत दिमाग का होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके माहौल में सात्विकता है, या आपके खाने में सात्विकता है, तो आप इस अनुभव को जल्दी पकड़ जाओगे। जो चौथे स्तर का अनुभव है, इसको जल्दी पकड़ जाओगे। ठीक है ना। अगर हमारे खाने में तामसिकता ज्यादा है, या हम तामसिक ज्ञान से ही भरे पड़े हैं, तो हम हर नॉलेज को, हर वस्तु को बिल्कुल गलत तरीके से समझेंगे। जैसे एक क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल पर्सन है जिसने हजारों लोगों को मारा है, उसको कभी दुख नहीं होगा कि मैंने कितनों को मारा। उसको समझ ही नहीं आता कि मैंने मारा भी या नहीं मारा, तो उसको पता नहीं चलता। मिसअंडरस्टैंडिंग है टोटल। ठीक है ना। जेलसी की भावना उत्पन्न होती है। एक जेलस पर्सन जेलसी ही उत्पन्न करेगा। ठीक है ना। एक फ्रस्ट्रेट पर्सन फ्रस्ट्रेशन ही उत्पन्न करेगा। ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कई बार किसी इंसान को कि सारे उसी को गालियां देते हैं, सारे उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, हमेशा सबकी नजरें उस पर रहती हैं, तो ध्यान रखो, कहीं ना कहीं आप ही ऐसी ऊर्जा दे रहे हो वहां तक, उनकी गलती नहीं है। तो इन दोषों को भी सात्विकता उत्पन्न करके खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना। एक हनुमान चालीसा आपने पढ़ी होगी। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। ठीक है। तो सबसे पहले बल का यूज किया गया, कि जब शरीर में बल आ जाता है, बल का मतलब है शारीरिक ताकत और मानसिक रूप से शांति। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से ताकतवर हो जाए और मानसिक रूप से शांत हो जाए, जब जाके उसको बुद्धि प्राप्त होती है, सही और गलत की पहचान होती है, और उसके बाद उसको मल्टीपल विद्याएं प्राप्त होती है, जिसका वो सही से यूज कर पाता है। उसके बाद उसे अपनी सेंसेस का भी ख्याल आ जाता है, वो पंच इंद्रियों पे काम कर पाता है, जिससे वो अपने बाहरी और भीतरी दुखों को खत्म कर लेता है। हरेहु कलेश विकार, कि जितने भी कलेश और विकार उसकी जिंदगी में सबको खत्म कर लेता है। ठीक है। तो सबसे जो माइक्रो एलिमेंट है, सूक्ष्म एलिमेंट है, वो आकाश है और हमारा दिमाग। मतलब आकाश तत्व हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बड़े रूप में देखूं, तो हमारे घर का माहौल स्पेस एलिमेंट है। ठीक है। अगर आप दुखी हो किसी भी बात को लेके, तो आप पता है क्या कर रहे हो, आप पूरे घर को दुखी कर रहे हो, आप पूरा माहौल चढ़ा रहे हो। इसे हम बोलते हैं पोल्यूशन फैलाने वाला आदमी। ठीक है ना। एक पोल्यूटेड इंसान हो, जैसे ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल थ्योरी आपने कभी पढ़ी हो साइंस की, तो जब वो एक तारा मरता है ना, तो अपने आसपास के तारों को भी ले डूबता है। तो एक दूषित इंसान अपने आसपास के माहौल को भी दूषित कर देगा। ठीक है ना। तो इस चीज को पहले ठीक कर लेना चाहिए। इस चीज को क्रिएट ही मत होने दो, बीज ही मत पड़ने दो, कुंड को कुंडलिनी बनने ही मत दो। तो इसके लिए ध्यान प्राणायाम करो। अगर ये भी नहीं हो सकता, तो अपनी फूड हैबिट चेंज कर लो, सांस पे ध्यान दे लो। ठीक है। पुराने जमाने में इसी के लिए भजन प्रेयर्स ली जाती थी, ताकि आकाश तत्व तो बैलेंस हो जाएगा। तो आप किसी प्रेयर्स को करो, भजन को कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको कोई पर्सन मिलता है, ठीक है, और वो कहता है कि आप दुखी से लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप ये समझो कि अभी भी कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को ऐसी एनर्जी दे रहे हो
जिससे दूसरों को ये लग रहा है कि आप दुखी हो, तो एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान से फ्रस्ट्रेशन ही देगा। ठीक है ना? तो मेनली मेरा ये लेक्चर लेने का जो मेन मोटिव है ये है कि आप वेद पुराण या आदि पुराण या आदि वेद पढ़ के अपने या उपनिषद पढ़ के ज्ञान तो ले सकते हो, लेकिन जो अनुभव आपको मिलेगा ना वो तो खुद ही करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। नॉलेज तो मैंने भी अभी आपको बहुत सारी दे दी कि 1 मिनट में कम सांस ले लो, सात्विक खाना खा लो, लेकिन अगर आप इस चीज को कहते हो कि ये बेकार है तो सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस करके देख लो। एक्सपीरियंस करोगे तो आपको शायद पता चलेगा कि काफी नॉलेज अपने आप ही आ जाती है एक शरीर में। ठीक है ना? क्योंकि दूसरे का एक्सपीरियंस लोगे तो वो तो उधारी का माल है, उधार तो एक दिन चुकानी पड़ती है। ठीक है ना? लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। तो ये मैंने बेसिक एडिकेट्स का एक लेक्चर लिया, आप थोड़ा सा इस पे काम करना, फिर हम अब स्वर पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है? धन्यवाद।